आप सुन रहे हैं आज तक रेडियो। नमस्कार, मैं हूं पूनम कौशल, लेकर हाजिर हूं 8 जुलाई का न्यूज पॉडकास्ट दिन भर। सबसे पहले हेडलाइंस। LAC पर पीछे हटा ड्रैगन, उधर अमेरिका ने चीन को बताया सबसे बड़ा खतरा। मंगलवार को चीनी सेना पेट्रोलिंग पॉइंट 14 से पीछे हटी, जबकि आज बुधवार को चीनी सेना ने पेट्रोलिंग पॉइंट 15 को खाली कर दिया। पटना में फिर लगा लॉकडाउन। MIT ने कहा भारत में रोजाना 2,87,000 मामले आ सकते हैं सामने। कहा गया है कि 2.87 लाख पर डे भारत में मरीज होंगे फरवरी 2021 के अंत तक। चित्रकूट में दिहाड़ी के लिए देह सौंपने के लिए मजबूर बेटियां, आज तक की रिपोर्ट के बाद एक्शन। चित्रकूट के नरकलोक में हालात कैसे हैं, ये सोचते हुए भी मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। और कार्यक्रम में आगे आपको सुनवाएंगे क्या है केरल में गोल्ड स्मगलिंग का मामला, जिसकी आंच सरकार तक पहुंच रही है। लेकिन सबसे पहले मुख्य समाचार। मुख्य खबरों के साथ मैं आनंद श्रीवास्तव। उत्तर प्रदेश के कानपुर में 8 पुलिस वालों की हत्या के आरोपी गैंगस्टर विकास दुबे के 3 साथी प्रभात, अंकुर और श्रवण को गिरफ्तार किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में बुधवार को कैबिनेट और CCEA की बैठक में कई अहम फैसले लिए गए। पूर्वी लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा पर झड़प वाली जगह से चीनी सेना 2 किलोमीटर पीछे हट गई है। झारखंड सरकार में पेयजल एवं स्वच्छता मंत्री मिथिलेश ठाकुर और विधायक मथुरा प्रसाद महतो के कोरोना वायरस से संक्रमित होने की पुष्टि के बाद राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने खुद को होम क्वारंटीन कर लिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि लॉकडाउन खत्म होने के बाद 10 दिनों तक बिके BS4 वाहनों का रजिस्ट्रेशन नहीं होगा। गृह मंत्रालय ने राजीव गांधी फाउंडेशन द्वारा कानूनों के उल्लंघन की जांच के लिए अंतर मंत्रालय समिति गठित की है। आर्थिक तंगी से जूझ रही दूरसंचार कंपनी BSNL और MTNL की संपत्तियों को बेचने की प्रक्रिया तेज हो गई है। मध्य प्रदेश के रीवा जिले में स्थापित एशिया के सबसे बड़े सौर ऊर्जा संयंत्र शिवा अल्ट्रा मेगा सोलर प्रोजेक्ट की 24% बिजली दिल्ली मेट्रो को मिलेगी। बिहार में बाढ़ की आशंका को देखते हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आपदा प्रबंधन विभाग को पूरी तरह अलर्ट रहने का निर्देश दिया है। दिल्ली विश्वविद्यालय ने ओपन बुक एग्जाम की अंतिम वर्ष की परीक्षा को स्थगित कर दिया है। अमेरिका की ओर से दबाव बढ़ाए जाने के बाद चीन ने पूरी दुनिया को नुकसान झेलने की धमकी दी है। कंधार प्रांत में पुलिस मुख्यालय पर बुधवार सुबह एक आत्मघाती हमले में कम से कम 3 पुलिसकर्मी मारे गए और 18 अन्य घायल हो गए। अमेरिका ने चीन के कुछ अफसरों पर वीजा प्रतिबंध लगाए हैं। इंग्लैंड और वेस्टइंडीज के बीच साउथहैम्पटन में पहला क्रिकेट टेस्ट मैच मैदान के गीला होने के कारण अब तक शुरू नहीं हो सका है। आप सुन रहे हैं आज तक रेडियो और ये है शाम का न्यूज पॉडकास्ट दिन भर। मैं हूं आपके साथ पूनम कौशल। अगले आधे घंटे हम करेंगे दिन की बड़ी खबरों का एनालिसिस और आज तक संवाददाता मौसमी सिंह के साथ आपको लेकर चलेंगे उत्तर प्रदेश के चित्रकूट, जहां से एक दर्दनाक कहानी सामने आ रही है। लेकिन सबसे पहले बात भारत और चीन के बीच जारी तनाव की। दोनों ही देशों की तरफ से तनाव कम करने की कोशिशों के नतीजे अब दिखने लगे हैं। चीन और भारत की सेनाएं पीछे हट रही हैं, बॉर्डर्स पर पेट्रोलिंग बंद की जा चुकी है। ताज़ा जानकारी दे रहे हैं आज तक संवाददाता मंजीत नेगी। फिलहाल चीनी सेना गलवान घाटी से पीछे हटती दिख रही है। मंगलवार को चीनी सेना पेट्रोलिंग पॉइंट 14 से पीछे हटी, जबकि आज बुधवार को चीनी सेना ने पेट्रोलिंग पॉइंट 15 को खाली कर दिया। आने वाले दिनों में पेट्रोलिंग पॉइंट 17 और 17A से भी चीनी सेना हट जाएगी। लेकिन भारतीय सेना के सामने बड़ी चुनौती पेंगोंग त्सो लेक में चीनी सेना को फिंगर 4 से पीछे हटाना है। तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया मंजीत। और वहीं चीन के सरकारी मीडिया में कहा जा रहा है कि भारत आक्रामक रवैया अपनाए हुए है और उसके अपने पड़ोसियों से संबंध खराब हो रहे हैं। ग्लोबल टाइम्स ने अपने लेख में भारत और नेपाल के बीच विवाद बढ़ने का जिक्र किया है। रक्षा विशेषज्ञ SP सिंह मानते हैं कि चीन प्रोपेगेंडा कर रहा है। चीन प्रोपेगेंडा कर रहा है कि हिंदुस्तान अपने पड़ोसी देशों के साथ हिंदुस्तान का रिश्ता खराब है। वो पाकिस्तान का उदाहरण दे रहा है कि हिंदुस्तान पाकिस्तान में कितना तनाव है। मुझे तो ताज्जुब लगता है कि प्रोपेगेंडा और झूठ बोलने की भी कुछ सीमा होती है। ये बेशर्म देश चीन उस सीमाओं का उल्लंघन करता है, लक्ष्मण की रेखा क्रॉस करता है और इस निर्लजता के साथ झूठ बोलता है। मतलब जो सुनने वाला उसको शर्म लगता है, लेकिन चीन को शर्म नहीं लगती।
इसी बीच हाल के दिनों में इंडियन एयरफोर्स ने बॉर्डर पर अपनी स्ट्रेंथ को बढ़ाया है और इंडियन फाइटर प्लेन्स और अटैक हेलीकॉप्टर्स ने बॉर्डर एरियाज में सॉर्टीज भी की हैं। उधर साउथ चाइना सी में अमेरिका की नेवल फोर्स ने अपनी ताकत दिखाई है, यानी इधर हिमालय में भारत और उधर दक्षिण चीन सागर में अमेरिका ने चीन को घेरा है। अधिक जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी ऋचिक मिश्रा। कोरोना वायरस फैलाने के बाद पूरी दुनिया को परेशान करने के लिए चीन अब नए पैतरे अपना रहा है। पड़ोसी देशों को उकसाने के लिए कई चालें चली। दक्षिण चीन सागर में उसने युद्धाभ्यास किया, गलवान घाटी के पीछे अपने सीमा में उसने सैन्य अभ्यास किया। लेकिन अब चीन को रणनीतिक को कूटनीतिक स्तर पर दबाने के लिए भारत और अमेरिका ने उसे दो तरफ से घेर लिया है। इससे चीन बुरी तरह से बौखला गया है। गलवान घाटी में चीन की सेना पीछे हटी है, लेकिन भारत ने अपनी सख्ती कम नहीं की है। सोमवार रात को भारत चीन सीमा के पास लड़ाकू हेलीकॉप्टर अपाचे ने उड़ान भरी। इसके पहले भी भारत के MiG-29, सुखोई, जगुआर और चिनूक जैसे विमानों ने सीमा पर निगरानी रखने के लिए और अपनी ताकत दिखाने के लिए उड़ानें भरी थी। उधर दक्षिण चीन सागर में अमेरिकी नौसेना ने जोरदार शक्ति प्रदर्शन किया है। अमेरिका ने दक्षिण चीन सागर में अपने युद्धपोत तैनात कर रखे हैं। साथ ही बम वर्षक विमानों समेत कुल 11 फाइटर जेट के स्क्वाड्रन्स दक्षिण चीन सागर के ऊपर तैनात हैं। इन सभी फाइटर जेट ने निगरानी विमानों के जरिए चीन को अपनी ताकत का एहसास करा दिया है। इस दौरान यूएस नेवी के परमाणु युद्धपोत निमित्ज और रोनाल्ड रीगन जैसे दुनिया के सबसे बड़े एयरक्राफ्ट कैरियर ने भी अभ्यास में हिस्सा लिया। अमेरिकी फाइटर जेट की विवादित क्षेत्र में उड़ान से चीन बुरी तरह से भड़का हुआ है। यहाँ तक कि चीन के सरकारी अखबार ने इसे शक्ति का खुला प्रदर्शन बताया और उसने अमेरिका को धमकी दी है कि अमेरिका की किसी भी कार्रवाई पर चीन की पीपुल्स लिबरेशन आर्मी मुंहतोड़ जवाब देने का इंतजार कर रही है। आपको बता दें कि अमेरिका ने दक्षिण चीन सागर के ऊपर B-52H स्ट्रैटोफोर्ट्रेस हैवी स्ट्रेटेजिक बॉम्बर तैनात कर रखा है। ये वही बॉम्बर है जिसका पुराना संस्करण इराक और अफगानिस्तान युद्ध के दौरान किया गया था। अमेरिका के दो युद्धपोत USS निमिट्ज और USS रोनाल्ड रीगन दक्षिणी चीन सागर में किस जगह पर तैनात हैं, इसका खुलासा किसी के पास नहीं है, इसकी जानकारी किसी के पास नहीं है। अच्छी बात यह है कि अमेरिका के दोनों युद्धपोतों पर FA-18 सुपर हॉर्नेट के 2 स्क्वाड्रन, EA-18G ग्रोलर इलेक्ट्रॉनिक अटैक जेट्स तैनात हैं और इन सभी युद्धपोतों की सुरक्षा के लिए अमेरिका ने समुद्र के अंदर दक्षिणी चीन सागर के अंदर अपनी कई पनडुब्बियां भी तैनात कर रखी हैं। तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया ऋचिक। बढ़ते हैं आगे। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका दुनिया का सबसे पावरफुल और सबसे बड़ी इकोनॉमी वाला देश। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद से दुनिया की पॉलिटिक्स और इकोनॉमिक्स पर अमेरिका की ही छाप रही है। अब अमेरिका चीन से थ्रेटन फील कर रहा है। अमेरिका की खुफिया एजेंसी FBI के डायरेक्टर क्रिस्टोफर रे ने कहा है कि चीन अमेरिका के लिए सबसे बड़ा खतरा है। चाइना ने ऐसा क्या किया है जो अमेरिका उससे डरने लगा है? यही समझने के लिए मैंने बात की अमेरिका की डेलवेयर यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर मुक्तदर खान से और यही पूछा कि क्या चीन इतना पावरफुल हो गया है कि अब अमेरिका भी उससे डरने लगा है। पिछले 10 साल से चाइना का जो ग्रोथ हो रहा है, खासतौर से उसका इकोनॉमिक डेवलपमेंट, उसका टेक्नोलॉजिकल ग्रोथ और उसका मिलिट्री ग्रोथ, ये अमेरिका में चाइना ऑब्जर्वर्स बड़े गौर से देख रहे हैं। यहाँ पे कई चाइना इंस्टीट्यूट्स बने हुए हैं, चाइना के बारे में जर्नल्स आते हैं, स्कॉलर्स चाइना को स्टडी करते हैं और ये बात पिछले 10-12 साल से अमेरिका में डिस्कस की जा रही है कि चाइना का जो चैलेंज है ये किस हद तक सीरियस है और अमेरिका को उससे कैसा निपटना है। हेनरी किसिंजर ने कई साल पहले, तकरीबन 10-15 साल पहले कहा था कि अगर अमेरिका चाइना को दुश्मन की तरह ट्रीट करेगा तो चाइना दुश्मन बन जाएगा और अगर अमेरिका उसको अपना पार्टनर के तौर पे सोचेगा तो वो पार्टनर बन जाएगा। तो अमेरिका में 2 ख्याल है चाइना के ताल्लुक से। एक ये कि एक दिन ऐसा आएगा जब चाइना की इकॉनमी अमेरिका से इकॉनमी से बढ़ जाएगी, चाइना की मिलिट्री अमेरिका के मिलिट्री से ज़्यादा मजबूत हो जाएगी, तब चाइना दुनिया को डोमिनेट करेगा। तो ना सिर्फ अमेरिकी लीडरशिप ख़त्म हो जाएगी दुनिया में से, बल्कि डेमोक्रेसी भी शायद ख़त्म हो जाएगी। तो एक ख्याल ये है और वो चाहते हैं, ये ग्रुप, इनको चाइना हॉक्स कहते हैं, कि वो चाइना के साथ अभी अमेरिका को चाहिए कि उसको कन्फ्रंट करे, उसको चैलेंज करे और उसकी जो बढ़ती हुई ताकत है उसको कम करें।
दूसरा ख्याल ये है कि चाइना का जो ग्रोथ है, उसका जो पोटेंशियल है वो इनएविटेबल है, यानी उसके जो तरक्की की तरफ जो रफ्तार है, ना तो उसको धीमी की जा सकती है, ना उसका डायरेक्शन बदला जा सकता। ये 1.3 बिलियन का ये मुल्क है और इसका तकरीबन 2-3 हज़ार पुराना कल्चर है। ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग सिविलाइजेशन है और इसके साथ मतलब अमेरिका का तो कोई कंपटीशन ही नहीं है। तो अमेरिका को चाहिए कि चाइना के साथ एक पार्टनरशिप डेवलप करे जिसके बेसिस पे अमेरिका और चाइना मिलकर दुनिया का सिस्टम को डेवलप करे। और ये जो एटीट्यूड था ये डोमिनेट कर रहा था अमेरिका में, और अमेरिका ने कई चाइना के साथ कंसेशंस किए, चाइना को स्पेशल ट्रेडिंग पार्टनर का स्टेटस दिया, चाइना को वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में इंट्रोड्यूस कराया, ताइवान को निकाल के पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना को सिक्योरिटी काउंसिल में घुसाया, उसको वीटो पावर्स दिए और चाइना को एक किस्म से रिहैबिलिटेट किया इंटरनेशनल ऑर्डर में, इस उम्मीद से कि चाइना अगर इंटरनेशनल ऑर्डर का एक महत्वपूर्ण प्लेयर बन जाता है तो शायद वो इंटरनेशनल ऑर्डर के मुताबिक चलेगा और जो इंटरनेशनल नॉर्म्स है उसको भी अपना लिया। लेकिन अब ऐसा नज़र आ रहा है कि चाइना ना सिर्फ अमेरिका से ज़्यादा ताकतवर बन सकता है, लेकिन अगर चाइना डोमिनेट करने लगेगा इंटरनेशनल रिलेशंस को, दुनिया की जो सियासी और इक़्तिसादी यानी इकोनॉमिक ऑर्डर है, तो चाइना उसके रूल्स ऐसे बदल जाएगा कि वो एक अथॉरिटेरियन सिस्टम बन जाएगा। मुक्तदर जी, लेकिन हाल के सालों में चीन एक्सपेंशनिस्ट मोड में है, अपनी सीमाओं को विस्तार देने की कोशिश कर रहा है। अमेरिका चीन को रोकने के लिए क्या कर रहा है या क्या कर सकता है? चाइना खुद काफ़ी एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसीज़ अपना रहा है। उसकी पॉलिसीज़ हांगकांग में देखें, इंडिया के साथ लद्दाख में झड़पना और फिलीपींस और दूसरे जो साउथ ईस्ट एशिया में जो मुल्क हैं उनको इंटिमिडेट करना, 2017 में भूटान में भी। तो इस तरह से चाइना खुद अपने मसल्स को फ्लेक्स कर रहा है, जिसको कन्फ्रंट करने के लिए अमेरिका ने फिल वक्त 2 एयरक्राफ्ट कैरियर्स भेजे हुए हैं साउथ चाइना सी की तरफ। तो मुझे लगता है कि अमेरिका वो प्रोसेस शुरू कर दिया है जिसका डर था कि अमेरिका और चाइना का जो पार्टनरशिप है वो ख़त्म हो गई। अब वो एक एंटागनिस्टिक और एडवर्सेरियल यानी एक दूसरे से मुकाबला करेंगे और अमेरिका कोशिश करेगा कि वो चाइना को बॉक्स करे, यानी चाइना को कंटेन करे जिस तरह से सोवियत यूनियन को कंटेन करे। मुक्तदर जी, क्या हम ये कह सकते हैं कि चीन और अमेरिका के बीच कोल्ड वॉर शुरू हो गया है? ये मेरे ख्याल से आज के वक्त का सबसे महत्वपूर्ण सवाल है। मैंने चंद हफ्ते पहले अमेरिका के सेनेटर क्रिस्टोफर कून्स से एक गुफ्तगू की थी, जिसमें उनसे मैंने ये सवाल पूछा। क्रिस्टोफर कून्स अमेरिका की सेनेट फॉरेन रिलेशंस कमेटी पर एक इम्पॉर्टेंट पोजीशन होल्ड करते हैं और काफ़ी फॉरेन पॉलिसी के वो माहिर भी हैं। तो जब मैंने उनसे पूछा कि क्या अमेरिका और चाइना के बीच में कोल्ड वॉर शुरू हो गई है, तो उन्होंने हाँ भी नहीं कहा, ना भी नहीं किया। लेकिन उनका जो जवाब था वो बड़ा दिलचस्प था। उन्होंने कहा कि यकीनन अमेरिका और चाइना के बीच में एक कॉन्टेस्ट है जो डेवलपिंग नेशंस की अवाम हैं उनके हार्ट्स एंड माइंड्स के लिए। तो एक किस्म से उन्होंने वैसी ही बात की जैसा कि सोवियत यूनियन के ज़माने में कहते थे कि ईस्टर्न और वेस्टर्न नेशंस कम्पीट कर रहे हैं थर्ड वर्ल्ड और नॉन अलाइन नेशंस के लिए। तो अब वैसे ही हो रहा है। चाइना अपने वन बेल्ट वन रोड के तहत ताल्लुकात, इकोनॉमिक रिलेशंस बढ़ाने की कोशिश कर रहा है कई मुल्कों के साथ, एशिया में, सेंट्रल एशिया में, यूरोप की तरफ बढ़ रहा है और अफ्रीका में भी। तो एक किस्म से अमेरिका और चाइना के बीच में ये कॉन्टेस्ट शुरू हो चुका है इनफॉर्मली, लेकिन अभी भी जो ज़िम्मेदार लोग हैं इंटरनेशनल कम्युनिटी के, वो इस बात को इकरार नहीं करना चाहते हैं। तो ये थे अमेरिका में डेलवेयर यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर मुक्तदर खान। आज तक रेडियो, आजतक.in/रेडियो, ये हमारा पता है।
लेकिन हम आपके पसंदीदा ऑडियो प्लेटफॉर्म्स पर भी हैं। गूगल पॉडकास्ट, एप्पल पॉडकास्ट, स्पॉटिफाई, जियो सावन जैसे ठिकानों पर भी आप हमें सुन सकते हैं। और अगर YouTube आपकी पसंदीदा जगह है तो वहां पर भी हमें सब्सक्राइब कीजिए। आज तक रेडियो, सुनता है सारा जहां। और अब बात कोरोना वायरस की। 22,000 से अधिक नए मामलों के साथ भारत में कोरोना संक्रमण के मामलों की तादाद 7.5 लाख के पार पहुंच गई है। वहीं दुनिया भर में अब तक 1,18,00,000 मामले सामने आ चुके हैं। इसी बीच बिहार की राजधानी पटना में संक्रमण रोकने के लिए 1 सप्ताह का लॉकडाउन घोषित कर दिया गया है। दुनिया महामारी के बीच में है और अमेरिका ने अपने आप को वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन से अलग करने का फैसला कर लिया है। इसका विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO के कामकाज पर क्या असर हो सकता है, बता रहे हैं हमारे सहयोगी सिद्धार्थ। विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO और अमेरिका के बीच रिश्ते टूटने की खबर तो बहुत पहले आ गई थी। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पहले ही इसकी फंडिंग रोक चुके थे, लेकिन अब आधिकारिक तौर पर इसकी जानकारी अमेरिका ने संयुक्त राष्ट्र को दे दी है। अमेरिका का यह कदम WHO के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है। इससे WHO को सालाना $400 मिलियन का नुकसान होगा। पूरी दुनिया में अमेरिका ही WHO को हर साल सबसे ज्यादा फंडिंग देता था। वहीं चीन का योगदान अमेरिका के योगदान के 10वें हिस्से के बराबर है। लंबे वक्त से अमेरिका कोरोना वायरस को लेकर WHO पर चीन का पक्ष लेने का आरोप भी लगाता आ रहा था। साथ ही साथ ट्रंप और उनके सहयोगियों का यह भी मानना है कि पूरे विश्व का सबसे बड़ा स्वास्थ्य संगठन होने के बावजूद WHO कोरोना के शुरुआती लक्षण पहचानने में नाकाम रहा, जिसकी वजह से यह बीमारी पूरी दुनिया में फैल गई। WHO से अलग होने के लिए अमेरिका ने संयुक्त राष्ट्र को दस्तावेज सौंप दिए हैं, पर नियमों के अनुसार संगठन से अलग होने के लिए 1 साल पहले बताना होता है, जिसका मतलब यह है कि अमेरिका 6 जुलाई 2021 से पहले WHO से अलग नहीं हो सकता और 1 साल के भीतर इस फैसले को बदल भी सकता है। वैसे क्या है यह WHO? WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, जिसे हिंदी में विश्व स्वास्थ्य संगठन कहते हैं। संयुक्त राष्ट्र द्वारा इसकी स्थापना 7 अप्रैल 1948 में की गई थी। विश्व स्वास्थ्य संगठन स्वास्थ्य के लिए संयुक्त राष्ट्र की विशेषज्ञ एजेंसी है, जो अपने साथ जुड़े 194 सदस्य देशों के स्वास्थ्य मंत्रालयों के साथ मिलकर काम करता है और इन सदस्यों की सूची में भारत भी शामिल है। इसका मुख्यालय स्विट्जरलैंड के जिनीवा में है और इसके महानिदेशक टेड्रोस एधानोम हैं। WHO वर्ल्ड हेल्थ रिपोर्ट के लिए भी जिम्मेदार होता है, जिसमें पूरी दुनिया से जुड़ी स्वास्थ्य संबंधी परेशानियों का एक सर्वे होता है। ट्रंप ने अप्रैल में ही WHO की फंडिंग रोक दी थी, जिसके बाद काफी सवाल खड़े हो गए थे। एडिनबर्ग यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर देवी श्रीधर ने ट्रंप के फैसले को परेशानी का सबब बताया था, तो वहीं WHO के महानिदेशक ने कहा था कि राजनीतिक दलों के पास खुद को सिद्ध करने के दूसरे बहुत से मुद्दे होंगे, कृपया इस वायरस को राजनीति का हथियार ना बनाएं। महामारी को लेकर संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुतारेस ने भी WHO के प्रति समर्थन व्यक्त करते हुए कहा है कि यह समय पीछे मुड़ने का नहीं है। यह समय वायरस से निपटने में लगे विश्व स्वास्थ्य संगठन के अभियानों के लिए संसाधनों को कम करने का भी नहीं है। सिद्धार्थ चतुर्वेदी, आज तक रेडियो। वहीं अमेरिका के मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी ने अपनी एक रिपोर्ट में कहा है कि यदि कोरोना की वैक्सीन नहीं आई तो भारत में अगले साल की शुरुआत में रोजाना 2,87,000 तक मामले सामने आ सकते हैं। रिसर्चर्स ने अनुमान लगाया है कि दुनिया भर में 20 करोड़ से 60 करोड़ तक लोग संक्रमित हो सकते हैं। इस रिपोर्ट में और क्या है, बता रहे हैं हमारे सहयोगी आशुतोष। फरवरी 2021 तक भारत में हर दिन 2,87,000 कोरोना संक्रमण के मामले सामने आने लगेंगे। इसके साथ ही भारत इस महामारी से सबसे ज्यादा ग्रसित होने वाला देश भी बन जाएगा। ये दावा किया है मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी यानी MIT कैम्ब्रिज द्वारा जारी एक रिपोर्ट में। MIT के 3 शोधकर्ताओं हाजिर रहमान दाद, TY लिम और जॉन स्टेरमन ने एक विशेष गणितीय मॉडल की मदद से 84 देशों का अध्ययन किया, जहां दुनिया की लगभग 60% आबादी रहती है।
इस अध्ययन के अनुसार 2021 की पहली छमाही तक पूरी दुनिया में कुल कोरोना मरीजों की संख्या 20 करोड़ से 60 करोड़ तक पहुंच जाएगी। मामले पर ज्यादा जानकारी के लिए हमने बात की इंडिया टुडे वेबसाइट के डाटा एनालिस्ट दीपू राय से। दीपू जी, भारत में कोरोना वायरस की स्थिति को लेकर इस रिपोर्ट में क्या प्रेडिक्शन किया गया है? उन्होंने बहुत ही एक्सप्लोसिव एक तरह से कहा जाए कि रिपोर्ट पब्लिश की है और जिसमें उन्होंने ये पाया है कि भारत में फरवरी 2021 तक कोविड के सबसे ज़्यादा मामले सामने आ सकते हैं। उसके मुताबिक, रिपोर्ट के मुताबिक कहा गया है कि 2.87 लाख पर डे भारत में मरीज होंगे फरवरी 2021 के अंत तक। तो उन्होंने विंटर एंड 2021 लिखा है। जनरली फरवरी और मार्च 2021 को कहा जा सकता है। कंडीशन ये है कि तब तक ये दवा अगर नहीं ईजाद होती है कोविड से रिलेटेड कोई, तब यानी कि अभी जो 150 के करीब वैक्सीन के ट्रायल चल रहे हैं डिफरेंट फेजेस में, और अगले कहा जाए कि 8-10 महीने में अगर इसका कोई दवा सामने नहीं आती है तो ये केसेस वहाँ तक पहुँचेंगे। इस रिपोर्ट के अनुसार पूरी दुनिया में कोरोना वायरस की स्थिति कितनी भयावह होने का अनुमान है? पहले सिनेरियो में, जब उनका कहना है कि पहला सिनेरियो जहाँ पे कि टेस्ट कम हुए हैं वहाँ पे उसको अगर हम टोटल इन 84 देशों में अगर ये मान के चले कि टेस्ट कम हुए हैं तो वहाँ पे केसेस 1.55 बिलियन यानी कि 1.55 अरब जो केसेस पहुँच जाएंगे फरवरी 2021 तक। दूसरा, अगर मान भी लें कि इन देशों में टेस्टिंग नंबर 0.1% पर डे के हिसाब से बड़े भी हैं, तब भी केसेस थोड़े कम होंगे, लेकिन तब भी 1.35 बिलियन के आसपास रहेंगे। और वो सब मिला करके उनका कहना है कि ये एक महामारी का रूप इस ठंड के अंत तक पहुंच जाएगा। तो ये, लेकिन सबसे ज़्यादा जो केसेस पाए जाएंगे पर डे रिकॉर्ड किए जाएंगे फरवरी तक, अगर इनके कंडीशंस को मान लिया जाए जिसमें कि कोई दवा नहीं होगी, तब तो 2.87 लाख भारत में होंगे। शुक्रिया दीपू राय। हालांकि इस रिपोर्ट में साफ किया गया है कि यह स्थिति तब बनेगी जब कोरोना की कोई भी दवाई इजाद ना की जाए, लेकिन फिलहाल पूरे विश्व में 150 से ज्यादा कोरोना वायरस की वैक्सीन की टेस्टिंग चल रही है। उम्मीद है कि इन वैक्सीन के आने के बाद पूरी दुनिया कोरोना वायरस की इतनी भयावह स्थिति ना देखे। आशुतोष तिवारी, आज तक रेडियो। और अब आपको लेकर चलते हैं उत्तर प्रदेश के चित्रकूट, जहां से एक ऐसी कहानी सामने आई है जो आपको परेशान कर सकती है। महामारी की मार, भूख की तड़प और पेट भरने के लिए अपनी देह तोड़ती नाबालिग लड़कियों को दिहाड़ी के बदले देह का सौदा करने के लिए मजबूर करते ठेकेदार। ये किसी फिल्म की पटकथा नहीं, बल्कि हमारे आज के दौर की भयानक हकीकत है, जिसे समाज और शासन ने देखकर अनदेखा कर दिया है। आज तक संवाददाता मौसमी सिंह चित्रकूट पहुंची हैं और उनकी रिपोर्ट ने अब शासन प्रशासन को हिलाकर रख दिया है। जिम्मेदार जवाब तलाश रहे हैं। आज दिन भर में मेरे साथ मौसमी सिंह चित्रकूट से जुड़ रही हैं। मौसमी, सबसे पहले तो मैं आपसे यही समझना चाहूंगी कि चित्रकूट के इस नर्कलोक के वास्तविक हालात कैसे हैं, और जब आप वहां पर पहुंची तो आपने क्या देखा? चित्रकूट के नर्कलोक में हालात कैसे हैं ये सोचते हुए भी मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। हकीकत यह है कि गांव में गरीबी है, बेचारगी है, मुफलिसी है, रोज़गार के साधन है नहीं। ऐसे में माँ बेटियाँ अपने आप को बहुत ही विवश पाती हैं और रोज़ उनको ये जंग लड़नी पड़ती है रोज़गार के लिए। बच्चे हैं, स्कूल नहीं जाते, खाने को एक टाइम मिल जाए तो बहुत बड़ी बात है। तो यही मैंने हालात वहाँ पे ग्राउंड जीरो पे देखे। मौसमी, आपकी ये रिपोर्ट सामने आने के बाद प्रशासन ने एक्शन शुरू कर दिया है। क्या आपको लगता है कि प्रशासन पर्याप्त कदम उठा रहा है? देखिए, रिपोर्ट की टेलीकास्ट होने के बाद तुरंत डीएम साहब का भी ट्वीट आ गया और लगातार दर्जनों कॉल आए प्रशासन की तरफ से। हम पूरा सहयोग करना चाहते थे, तो हमें ये भी लगा कि प्रशासन जो है कार्रवाई करना चाहता है, दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। लेकिन उसके बाद से जिस तरह से आधी रात में प्रशासन चुप्पे चाप गया और लड़कियों को बुलाया गया और पुलिस की पूरी फोर्स थी, उसको देख के लगा उसके बाद अफरा तफरी में, आनन फानन में रिपोर्ट बनाने की जल्दबाजी, रिपोर्ट सबमिट करने की जल्दबाजी। ये मामला बहुत संवेदनशील है और हमने प्रशासन से भी कहा था कि हम पूरा सहयोग करेंगे
आप इंतज़ार करें, रात खत्म हो जाने दें। रात में गांव में जाना, बच्चियां डर जाएंगी। पर फिर पता चला कि प्रशासन रात को गया भी और उसके बाद शूट भी नहीं करने दिया हमारे रिपोर्टर को। तो ये सब बड़े सवाल खड़ा करते हैं कि क्या प्रशासन वाकई में कार्रवाई करना चाहता था या खाना पूर्ति। मौसमी इस कहानी ने हम सबको कहीं ना कहीं हिलाकर रख दिया है। आपको इसके बारे में कैसे पता चला, और जब आप पीड़ितों से बात कर रही थी तो उस वक्त आपके जहन में क्या चल रहा था? हमारी पड़ताल के दौरान जब हमने इन पीड़िताओं से बात की तो मैं भी स्तब्ध हो गई, निशब्द हो गई कि 21वीं सदी के भारत में क्या ये हो सकता है, क्या ये संभव है। और हमने उनका बहुत ही लंबा इंटरव्यू किया और हम कई गांव गए, वहाँ पे पड़ताल की हमने, और हमें पता चला कि एक आतंक के साए के तले ये सब चल रहा है खेल। और क्योंकि तमाम चीज़ें अवैध हैं तो उसका ना तो कोई रिकॉर्ड है ना कोई रिपोर्ट है। और मैं जब मैं कई बेटियों से, माँओं से बात किया, उनके संघर्ष को जाना, उसके बाद भी जो उनके साथ दरिंदगी हो रही है, उनको मुस्कुराना आता है, घर वापस आती हैं, वो एक वक्त की रोटी खा के आपस में बांट के सो जाती हैं। मुझे बहुत कोफ्त हुई कि हजारों करोड़ों रुपए इनके लिए चलता है दिल्ली से, पर पहुंच नहीं पाता। तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया मौसमी सिंह। इस रिपोर्ट को आप आज तक पर भी देख सकते हैं। और अब बात भारत की राजनीति पर गहरी पकड़ रखने वाले गांधी परिवार से जुड़े उन 3 ट्रस्ट की जो अब विवादों में फंस रहे हैं। राजीव गांधी फाउंडेशन, राजीव गांधी चैरिटेबल ट्रस्ट और इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्रस्ट में हुई कथित वित्तीय अनियमितताओं की जांच के लिए सरकार ने इंटर मिनिस्ट्रियल कमेटी बनाई है। एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट के स्पेशल डायरेक्टर इस कमेटी के प्रमुख होंगे। क्या है ये पूरा मामला, बता रहे हैं आनंद श्रीवास्तव। राजीव गांधी फाउंडेशन की फंडिंग को लेकर आरोप लग रहे थे कि इसको चीन द्वारा फंडिंग मिल रही है। सरकार ने राजीव गांधी फाउंडेशन, राजीव गांधी चैरिटेबल ट्रस्ट और इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्रस्ट को लेकर एक बड़ा फैसला करते हुए जांच के आदेश दिए हैं। फंडिंग को लेकर लगातार उठ रहे सवालों के बीच केंद्रीय गृह मंत्रालय ने एक समिति बनाई है जो कि इन फाउंडेशन की फंडिंग, इनके द्वारा किए गए उल्लंघनों की जांच करेगी। इस कमेटी की अगुवाई प्रवर्तन निदेशालय के विशेष निदेशक सीमांचल दास करेंगे। इस पूरे मामले पर हमने बात की वरिष्ठ पत्रकार अभिरंजन कुमार से। इस जांच में 3 कानूनों, मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, इनकम टैक्स एक्ट और फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट यानी FCRA के उल्लंघन की जांच की जाएगी। तीनों कानूनों के तहत 3 अलग अलग एजेंसियां जांच करेंगी। CBI की टीम FCRA उल्लंघन के मामले देखेगी। इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट जो है वो PMLA के उल्लंघन के मामले देखेगा और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट इनकम टैक्स एक्ट के उल्लंघन के मामले देखेगा। आरोप क्या है? आरोप है वित्तीय लेन देन में गड़बड़ी का। मुख्य रूप से कुछ जानकारों का यह भी मानना है कि ये राजनीतिक खींचतान का नतीजा है। तो बात ये शुरू हुई कि भारत और चीन के बीच जो सीमा विवाद चल रहा था उसके दरमियान कांग्रेस पार्टी ने केंद्र सरकार के खिलाफ लगातार तीखे हमले किए। इस तरह की बातें कही गई कि चीन ने गलवान घाटी में भारत की काफी जमीन पर कब्जा कर लिया है। कांग्रेस ने प्रधानमंत्री के कुछ बयानों पर भी सवाल खड़े किए। जाहिर तौर पर बीजेपी को ये सब बातें पसंद नहीं आई। राष्ट्रीय सुरक्षा के मामले पर यूं ही कहा जाता है कि राजनीति नहीं होनी चाहिए, और लगातार इस तरह की बातें कांग्रेस पार्टी की तरफ से हुई, जिसने केंद्र सरकार की जो एक सख्त छवि है और जो एक राष्ट्रवादी छवि है उसको खंडित करने का प्रयास किया। अब इस तरह की जो परिस्थितियां हैं उसमें संभवतः कांग्रेस पार्टी की तरफ से जो लगातार हमले हुए हैं, सरकार को संभवतः ये लगता है कि इनको एक्सपोज करना जरूरी है। अब वो कितना एक्सपोज कर पाएंगे ये तो उस जांच से ही निकल के आ पाएगा सामने, जो 3 ट्रस्टों की जांच की है। जिन 3 संगठनों के जांच के आदेश दिए गए हैं उनकी बात करें तो राजीव गांधी फाउंडेशन स्वास्थ्य, शिक्षा, विज्ञान और तकनीक, महिला एवं बाल विकास, दिव्यांग सहयोग, शारीरिक रूप से निःशक्तों की सहायता, प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन आदि क्षेत्रों में काम करता है। राजीव गांधी फाउंडेशन का कामकाज डोनेशन से मिलने वाली रकम से चलता है और इसकी अध्यक्ष सोनिया गांधी हैं।
राजीव गांधी चैरिटेबल ट्रस्ट देश के वंचित समाज, खासकर ग्रामीण और गरीबों के विकास संबंधी जरूरतों की पूर्ति में मदद करता है। ये ट्रस्ट उत्तर प्रदेश सहित कई राज्यों में महिला सशक्तिकरण के लिए सक्रिय है। इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्रस्ट हर साल विश्व के किसी ऐसे व्यक्ति या संगठन को इंदिरा गांधी शांति, निरस्त्रीकरण और विकास पुरस्कार प्रदान करता है जिसने समाज सेवा, निरस्त्रीकरण या विकास कार्य में महत्वपूर्ण योगदान दिया हो। इस पुरस्कार में 25 लाख रुपए नकद, एक ट्रॉफी और प्रशस्ति पत्र प्रदान किया जाता है। इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्रस्ट उत्कृष्ट कार्य और उपलब्धियों के लिए 30 अंतर्राष्ट्रीय हस्तियों और संस्थानों को अब तक सम्मानित कर चुका है। आनंद श्रीवास्तव, आज तक रेडियो। और अब रुख करते हैं केरल का, जहां गोल्ड स्मगलिंग के मामले की जांच की आंच सरकार तक पहुंच रही है। पक्ष विपक्ष के बीच राजनीति हो रही है। विपक्षी दल इस मामले में मुख्यमंत्री पिनारई विजयन को घेर रहे हैं, आरोप लगा रहे हैं कि इस हाई प्रोफाइल मामले के तार मुख्यमंत्री कार्यालय से जुड़े हैं। अभी इस मामले में सूचना प्रौद्योगिकी के पूर्व सलाहकार स्वप्ना सुरेश की तलाश की जा रही है। उधर यूएई एम्बेसी खुद इस मामले की जांच में जुट गई है। क्या है ये पूरा मामला, बता रही हैं हमारी सहयोगी माधुरी उपाध्याय। हम भारतीयों को सोना कितना ज्यादा पसंद है ये तो हम सब जानते ही हैं। सोना बनाने की आरजू में कितने कीमियागार लगे रहे, पारस पत्थर को पाने की होड़ की कहानियां, सोने के कलशों से भरे घड़े की तलाश में जमीन खोद देना। सोना कुछ यूं हमारी रगों में बसता है। 70 के दशक में फिल्मों में भी सोने की तस्करी और डॉन, उसके आसपास की कहानियां बुनी जाती थीं। सिर्फ कहानियां ही क्यों, वास्तविक जीवन में भी जुर्म की दुनिया में सोने की तस्करी काफी वक्त से की जाती रही है। कई अंडरवर्ल्ड डॉन सोने की तस्करी के कारण जाने गए। पहले पानी के जरिए सोना लाया जाता था और अब हवाई जहाज के जरिए सोना खूब लाया जाता है, और तरीके भी एक से बढ़कर एक। पिछले दिनों आई सोने की खेप एक अलग ही तरीके से आई। रविवार को तिरुअनंतपुरम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से सोना आया। यूएई के वाणिज्य दूतावास के लिए बैगों में भरा हुआ। कस्टम्स एक्ट एंड डिप्लोमेटिक रिलेशन वियना कन्वेंशन एक्ट के तहत डिप्लोमेट्स के लिए आए हुए, ऑफिस के कामकाज के लिए आए हुए सामान और पर्सनल सामान की जांच नहीं की जा सकती है। अगर जांच करना जरूरी हो तो पहले इसकी मंजूरी लेनी होती है। इसी संधि का फायदा उठाने की कोशिश इस मामले में की गई। पहले से मिली सूचना के आधार पर जब इन बैग्स को खोला गया तो इनमें बड़े जतन और शातिरता से छिपाया हुआ 30 किलो सोना मिला, यानी 13 करोड़ रुपए की कीमत का सोना। कहा जा रहा है कि इस हाई प्रोफाइल सोने की तस्करी के मामले में यूएई की एक पूर्व वाणिज्य अधिकारी स्वप्ना सुरेश मुख्य आरोपी हैं। फिलहाल वो फरार हैं। केरल पुलिस इनकी तलाश में जुटी हुई है। स्वप्ना सुरेश केरल राज्य सूचना प्रौद्योगिकी इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड के तहत स्पेस पार्क की विपणन संपर्क अधिकारी, जिन्हें सोमवार को निलंबित कर दिया गया है। बता दें कि स्वप्ना के ऊपर पहले भी 2016 में धोखाधड़ी का मामला दर्ज हुआ था और उसकी जांच भी चल रही थी। तस्करी के आरोप में संयुक्त अरब अमीरात के वाणिज्य दूतावास के एक पूर्व कर्मचारी को भी हिरासत में लिया गया है। इधर इस पूरे मामले पर विपक्ष ने केरल सरकार को घेर लिया है और सीबीआई से इस मामले की जांच कराने की मांग कर रही है। और विपक्ष का कहना है कि इस हाई प्रोफाइल केस के तार मुख्यमंत्री कार्यालय से जुड़े हुए हैं। राज्य के मुख्यमंत्री पिनरई विजयन ने ये निर्णय पूरी तरह से केंद्र सरकार पर छोड़ दिया है कि कौन सी जांच एजेंसी से मामले की जांच करानी चाहिए। बड़े अधिकारियों के खिलाफ केरल में कार्रवाई भी की गई है। इस तस्करी के सामने आने के बाद सूचना प्रौद्योगिकी सचिव और मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव एम शिवशंकर का ट्रांसफर कर दिया गया है। जानकारी के अनुसार स्वप्ना सुरेश एम शिवशंकर की करीबी भी हैं। तो सवाल ये उठता है कि स्वप्ना सुरेश को इतनी बड़ी जिम्मेदारी, इतना बड़ा ओहदा क्यों दिया गया, जबकि उनके पास इस तरह की क्वालिफिकेशन भी नहीं थी। फिलहाल भारत में भी जांच हो रही है। उधर यूएई एम्बेसी भी खुद इस मामले की जांच में जुट गई है। कयास ऐसे भी लगाए जा रहे हैं कि जैसे जैसे इस मामले की जांच आगे बढ़ती जाएगी, वैसे वैसे इस मामले में कई और खुलासे हो सकते हैं। माधुरी, आज तक रेडियो। और अब वक्त है आपसे विदा लेने का। अब आप हमें गूगल पॉडकास्ट, स्पॉटिफाई और जियो सावन के अलावा और भी कई ऑडियो प्लेटफॉर्म्स पर सुन सकते हैं। अपना फीडबैक आप हमें radio@aajtak.com पर जरूर भेजें। फिलहाल मुझे यानी कि पूनम कौशल को दीजिए इजाजत। नमस्कार।